हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस करवा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई हैं और जिनके फॉर्म जो हैं 7 अगस्त से लेकर और 27 अगस्त तक भरे जाएंगे। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। और HPSC की साइट पे हिंदी का सिलेबस भी आ गया है और मैं उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस डाल रही हूँ। मैं भारतीय काव्य शास्त्र के जो सिद्धांत हैं, काव्य के संप्रदाय हैं, उन्हीं संप्रदायों को एक एक करके अपने चैनल पर पढ़ा रही हूँ, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। अब क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, ये मान के चलते हैं कि सभी का नेट क्वालिफाई है। तो जिसने नेट का, तो ये मैं मान लेती हूँ कि सभी ने नेट का सिलेबस भी देख रखा होगा। तो उसी के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत ही ये संप्रदाय आते हैं सारे। और ये आज की हमारी क्लास नंबर 4 होएगी। तो क्लास नंबर 3 तक मैं डाल चुकी हूँ। क्लास नंबर 4 यानी कि संप्रदाय नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं। और जब मैंने पहले संप्रदाय की वीडियो डाली थी तब हमारा HPSC की साइट पर सिलेबस नहीं आया था, वो केवल मैं अनुमान के आधार पर मैंने पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन अब मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। और वो जो मैं पढ़ा रही थी, जैसे ये संप्रदाय, तो ये सिलेबस में भी निश्चित रूप से देखने को मिले। तो आज की इस वीडियो में हम वक्रोक्ति संप्रदाय पढ़ेंगे। और जिसने मेरी शुरुआत की वीडियो देखी है क्लास नंबर 1 और 2, उनमें मैं शुरू से बताती जा रही हूँ कि भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो हम ये काव्य संप्रदाय पढ़ रहे हैं, ये काव्य संप्रदायों का प्रादुर्भाव कब हुआ, ये सब मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज हम सीधा यहीं से शुरू करेंगे। क्योंकि जब प्रश्न ये उठा कि अधिकतर विद्वान जब थे तो ये प्रश्न उठ रहा था, जब काव्य की आत्मा का संधान किया जा रहा था कि किसको काव्य की आत्मा स्वीकार किया जाए, तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग आचार्यों ने, ठीक है, या अलग अलग लेखकों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग जो काव्य के लक्षण थे उनको काव्य की आत्मा स्वीकार किया। किसी ने रस को काव्य की आत्मा माना, किसी ने अलंकार को, किसी ने ध्वनि को, किसी ने वक्रोक्ति को। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वक्रोक्ति संप्रदाय। तो वक्र प्लस उक्ति ये 2 शब्दों से बना है। सबसे पहले आप इसका अर्थ जान ले, क्योंकि अधिकतर बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि काव्य शास्त्र क्या होता है, काव्य के लक्षण क्या होता है। तो काव्य का मतलब आप कविता से ले जिसमें गद्य की प्रधानता होती है, जो गद्य रूप में लिखा जाता है, जो कविता से आपका काव्य बना है। अब कविता लिखने के लिए आपको अलंकारों की भी ज़रूरत होती है, आप रस भी हम प्रयोग करते हैं, अलंकार भी प्रयोग करते हैं, इसी प्रकार से ध्वनि भी, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं, छंद हैं, बिंब हैं, प्रतीक हैं, इन सब का प्रयोग हम कविता के अंदर प्रयोग करते हैं। तो ये सारे जो है हमारे काव्य शास्त्र कहलाता है। तो जैसे कि हम हिंदी व्याकरण की बात करें, जैसे कि हम हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं कि वह शास्त्र जो हमें शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सिखाता है, वह व्याकरण कहलाता है। उसी प्रकार से वह शास्त्र जो हमें काव्य के लक्षणों के बारे में बताता है, तो हमारा काव्य शास्त्र कहलाता है। अब काव्य के लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं, आपको अभी तक भी नहीं पता था तो भी, ठीक है। शुरू करते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय, क्योंकि इस तरीके की बातें अभी तक जो मैंने 3 क्लासेस डाली हैं उनमें बहुत कर चुके हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के पास भी। मेरा तो यही मकसद है कि किसी की हेल्प हो जाए। यहाँ पर किसी से कोई किसी प्रकार का फ़ी वसूली नहीं की जा रही है, बिल्कुल निःशुल्क आपको सभी क्लासेज जितनी मुझसे हो सकेंगी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको दिन में 2-2 3-3 वीडियो मिले तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं वक्रोक्ति संप्रदाय। और इस साथ साथ मैंने सभी वीडियो में ये भी बताया कि आप एक रेखीय प्रश्न किस प्रकार से तैयार करें, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर का पैटर्न है वो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होगा और उसके बाद आपका सब्जेक्टिव होगा और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। तो जो स्क्रीनिंग होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 में से आपको मिनिमम 25 आंसर न मार्क्स जो हैं वो आपको लेने ही लेने हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव होगा जिसमें 18 क्वेश्चन टोटल होंगे, आपको 15 अटैम्प्ट करने हैं अभी इसका, ठीक है। और 15 अटैम्प्ट करने हैं, वो 150 मार्क्स का होगा और उसके बाद 12.5 का आपका इंटरव्यू होगा।
सब्जेक्टिव को वापस 150 मार्क्स को कन्वर्ट किया जाएगा 87.5 में और इंटरव्यू होगा 12.5 का। इस तरीके से फाइनल जो रिजल्ट है आपका 100 मार्क्स में से लिया जाएगा। तो स्क्रीनिंग केवल क्वालिफाइंग है। तो स्क्रीनिंग के लिए आपको किस प्रकार से यहाँ से एक एक आता है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आप लिखेंगे आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक का ग्रंथ कौन सा है? वक्रोक्ति जीवितम। इन्होंने किसको काव्य की आत्मा स्वीकार किया है? आचार्य कुंतक ने। तो आप बताएंगे कि इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। ठीक है, इस तरीके से आप एक रेखीय प्रश्न और साथ साथ में अपना सब्जेक्टिव के नोट्स भी तैयार करते जाएं। और उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की आपने सारी क्लासेस देख ली होंगी। तो शुरू करते हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय के जो परिवर्तन का श्रेय है वो आचार्य कुंतक को जाता है। उन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम, देखो इन्होंने वक्रोक्ति को इतना अधिक महत्व दिया, काव्य के अंदर के एक पूरा ग्रंथ ही लिख डाला, वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति को काव्य का अनिवार्य तत्व स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से मैंने सबसे पहले आपको अलंकार संप्रदाय करवाया था, अलंकार में भामा जो है अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार आनंदवर्धन ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं। तो आचार्य कुंतक जो है वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। वक्रोक्ति का अर्थ क्या है? अब अधिकतर बच्चे इस शब्द को समझने में, अरे कहते हैं ना वक्रोक्ति, देखो अभी बताऊंगी। वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से अधिक, वक्रोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वक्र प्लस उक्ति। वक्र का अर्थ है, देखो ये विपरीत विलोम शब्द में भी कई बार पूछा जाता है। वक्र का अर्थ है कुटिल, यानी कि जो टेढ़ा मेढ़ा है, जो कुटिल है, थोड़ा कठोर है। या विलक्षण, विलक्षण मतलब कहते हैं ना कि अरे ये तो मोहन तो विलक्षण प्रतिभा का धनी है। ठीक है, तो विलक्षण का मतलब एक तो साधारण लक्षण सभी के अंदर होते हैं, एक विलक्षण होता है जो असाधारण होते हैं, जो लक्षण हर एक आम आदमी में नहीं पाए जाते। उसी प्रकार से काव्य के भी कुछ लक्षण है। तो जो बात कुटिल है या कि जो विलक्षण है उसी को हम क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। और उक्ति का अर्थ होता है कथन, यानी कि विलक्षण यानी कि कुटिल रूप से कहा गया कोई भी कथन। ये क्योंकि काव्य में तो कोई कथन ही लिखते हैं हम, कोई बात ही कहते हैं, कोई भाव होती है, कोई अनुभूति होती है जिसको लिखित रूप देते हैं। ठीक है, अतः वक्रोक्ति से अभिप्राय है बांकपन या विलक्षणता। अभी कहते हैं ना अरे ये बात तो बोलेगा लेकिन हर बात को हमेशा टेढ़ा ही बोलेगा, तो ये बांकपन है। मतलब वो अपनी बात को एक अलग तरीके से कहते हैं। जैसे कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो पॉलिटेक्निक में थी, मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है। तो मेरी दोस्त कहती थी कि जो बात भी कहेगी तर्क के साथ कहेगी। तो जो बात होती है हर आदमी के अंदर एक उसकी अलग खास विशेषता होती है। तो कई इंसान ऐसे होते हैं जो अपनी बात को एक विलक्षण तरीके से कहते हैं। ठीक है, तो विलक्षणता से भरा हुआ कथन, ऐसा कथन जो विलक्षणता से भरा हुआ हो, जो कुटिल हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? वक्र कहते हैं। ठीक है, तो वक्रोक्ति का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब वक्रोक्ति का इतिहास कहाँ से आया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वो देखेंगे अब हम। तो वक्रोक्ति का इतिहास, काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति, अब काव्य शास्त्र आपको समझने में आसानी हो रही होगी क्योंकि हर वीडियो में मैं काव्य शास्त्र का अर्थ बताती हूँ। वक्रोक्ति, काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति मतलब जो उक्ति कठिन है, कुटिल है, विलक्षण है, का प्रयोग प्रारंभ से ही होता आ रहा है। क्योंकि जब हमने लिखना नहीं सीखा था तब से भी आदमी कोई ना कोई अपनी बात को जो कहता है वो विलक्षण तरीके से कहता आ रहा है। भामा है, दंडी है आदि अलंकारवादी आचार्यों ने वक्रोक्ति का निरूपण करने का प्रयास किया। ठीक है, भामा वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्यायवाची स्वीकार करते हैं। भामा ने ये कहा कि जो बात अतिशयोक्ति है, यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, वही वक्रोक्ति है। ठीक है, भामा ने ये कहा कि वक्रोक्ति वही है जो अतिशयोक्ति है, यानी कि वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय मानते हैं, उसी के समान मानते हैं। उन्होंने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को ही स्वीकार किया और फिर ये दो पंक्तियां दी गई हैं। तो देखो जरूरी नहीं है कि आप हर पंक्तियां याद करें, आप हर पंक्तियों को रटें। ये थोड़ी टफ भी पढ़ते हैं क्योंकि जिनको संस्कृत आता है उनको ये थोड़ी ईजी लगती है, लेकिन मुझे ये थोड़ी टफ लगती है क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आता इतना ज़्यादा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, भामा ने वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्यायवाची माना। और ठीक है, आचार्य दंडी ने क्या माना, आचार्य दंडी ने काव्य को दो भागों में विभक्त किया। एक तो स्वभावोक्ति, मतलब जो हमारे स्वभाव
के अनुसार उक्ति होती है वह, मतलब एक तो आदमी अपने स्वभाव के अनुसार बात बोलता है, एक होती है वक्रोक्ति यानी कि कुटिल या विलक्षण उक्ति बोलता है। ठीक है, वक्रोक्ति को वे अर्थालंकारों का सामूहिक रूप मानते हैं। कहते हैं देखो वक्रोक्ति से जो कहा गया कथन है वो आपको सीधा सीधा तो समझ में नहीं आएगा, जब आप उसका अर्थ समझेंगे तभी आपको वो जो कुटिल कथन है किसी के द्वारा कहा गया तभी आपको समझ में आएगा। एक होता है स्वभावोक्ति, तो हम समझते हैं ना, कोई आदमी कोई बात कह भी देता है तब भी हम कहते हैं अरे रहने दे, इसकी बात का बुरा मत मान, ये तो इसका स्वभाव ही है ऐसा, तो वो स्वभाव के अनुसार कहता है। और दूसरा वक्रोक्ति, हमेशा कई लोग टेढ़ी ही बातें करते हैं, इसी प्रकार से काव्य में है। तो इन्होंने क्या कहा कि वक्रोक्ति को वे अर्थालंकारों का सामूहिक रूप मानते हैं और श्लेष इस वक्रोक्ति के सौंदर्य में वृद्धि करता है। श्लेष, अब आप श्लेष इस उदाहरण इस वक्रोक्ति का कैसे मानेंगे, जब आप श्लेष के भेद पढ़ेंगे तो वक्रोक्ति का जिक्र आपको जरूर सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो श्लेष में क्या होता है कि जो पंक्तियां काव्य की होती हैं और जिनमें श्लेष अलंकार होता है वहाँ क्या होता है, एक शब्द होता है और उस एक ही शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो हर बार उसका अर्थ अलग होता है। काली घटा का घमंड घटा, जैसे ये पंक्ति मैं बताऊं तो यहाँ घटा घटा शब्द 2 बार आया, तो दोनों बार क्या हुआ, उसका अर्थ दोनों बार अलग है। तो आप अगर इसका अर्थ समझते हैं, देखो ये उक्ति है, किसी की कही हुआ कथन है ये, तो ये वक्रोक्ति है। ठीक है, तो वक्रोक्ति और श्लेष लगभग एक जैसा ही है। श्लेष इस वक्रोक्ति के सौंदर्य में वृद्धि करता है। आगे चलकर वक्रोक्ति की सीमा संकुचित होती गई, मतलब कम होती गई, घटती गई, और आचार्य वामन ने वक्रोक्ति को एक दूसरे ही रूप में स्वीकार किया। अब वामन ने किस में स्वीकार किया, उन्होंने वक्रोक्ति को अर्थालंकारों में एक विशेष अलंकार माना। अब ये बात ध्यान रखना कि आचार्य वामन ने क्या किया कि जो हमारे अर्थ अलंकार, आपको पता अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार, ठीक है, ये आपने मैं मान के चलती हूँ पता होगा, शब्द अलंकार, एक होता है हमारा अर्थ अलंकार जो शब्दों के कारण चमत्कार होता है और जहाँ अर्थों के कारण अलंकार होता है, और तीसरा होता है उभय अलंकार जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार पैदा होता है, तो वो अर्थ अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पर वक्रोक्ति को अर्थ अलंकारों में एक विशेष अलंकार माना है और इसकी निम्न परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी वामन ने कि सादृश्यात लक्षणा वक्रोक्ति। सादृश्य, सादृश्य का मतलब उसी के जैसा, दृश्य मतलब उसके समान, अर्थात सादृश्य पर आश्रित लक्षणा गौणी लक्षणा ही वक्रोक्ति है। सॉरी, सादृश्य के आधार पर सादृश्य का यहाँ पर मैं आपको मतलब बताऊंगी कि सादृश्य पर आश्रित लक्षणा, लक्षणा का मतलब होता है लक्षण। इसको आप ऐसे समझें जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ध्वनि संप्रदाय जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। जो ध्वनि थी, ध्वनि संप्रदाय था, वो सारा व्यंजना पर आधारित था। तो ये वक्रोक्ति में लक्षणा की बातें हो रही हैं। तो लक्षणा क्या होता है, जैसे कि मैं कहूँ मोहन तो शेर है, ये बात अगर मैं लिखूँ मोहन तो शेर है, तो मतलब मोहन शेर नहीं है, मोहन तो आदमी है, लेकिन मोहन के अंदर कैसे लक्षण है, शेर जैसे लक्षण है, तो ये लक्षणा शब्द शक्ति होगी यहाँ पर। ठीक है, तो अर्थात सादृश्य मतलब मोहन को किसके सादृश्य बताया गया है, शेर के सादृश्य बताया गया है। तो यही बात यहाँ पर कह रही हैं, अर्थात सादृश्य पर आश्रित लक्षणा गौणी लक्षणा ही वक्रोक्ति है। पर वामन के मत को परवर्ती आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया। अब क्यों स्वीकार नहीं किया ये देख लेते हैं, इसके मत में उन्होंने क्या तर्क दिया। नहीं किया, आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति को एक अलंकार मानकर इसके 2 भेद किए। देखो आचार्य वामन ने भी इसे एक अलंकार माना, श्लेष अलंकार, अर्थ अलंकार माना, ठीक है, और आचार्य रुद्रट ने भी क्या किया, वक्रोक्ति को एक अलंकार माना और फिर इसके 2 भेद कर दिए। कौन से 2 भेद कर दिए, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। काकु, और अभी हमने थोड़ा पीछे पढ़ा था वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति, 2 पढ़े थे। उसके बाद ये आचार्य रुद्रट ने 2 भेद किए वक्रोक्ति के। कौन से 2 भेद, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन और ध्वनिवादी आचार्य कौन थे, आनंदवर्धन। अभिनव गुप्त ने वक्रोक्ति को पुनः महत्व प्रदान किया और इसे समग्र अलंकारों का मूल तत्व स्वीकार किया। इन्होंने ये कहा, आचार्य आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त ने ये कहा कि जितने भी अलंकार हैं,
सभी का मूल है वक्रोक्ति, कि सभी अलंकारों में वक्रोक्ति पाई जाती है, क्योंकि वक्रोक्ति का प्रयोग या अलंकार का प्रयोग कोई भी कवि तभी करता है जब वो सामान्य रूप से अपनी बात नहीं कह पाता है। जब कोई भी कवि सामान्य तरीके से या साधारण तरीके से अपनी बात प्रयोग नहीं कह नहीं पाता है या लिख नहीं पाता है, तो वो एक कुटिल उक्ति का प्रयोग करता है या अलंकारों का प्रयोग करता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो इन्होंने क्या किया कि समग्र अलंकारों यानी कि सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति पाई जाती है। मूल का मतलब मूल जड़। संक्षेप में कुंतक ने पहले वक्रोक्ति का यही स्वरूप था। ठीक है, संक्षेप में कुंतक से पहले वक्रोक्ति का यही स्वरूप था। तो कुंतक द्वारा वक्रोक्ति, अब हम बात पढ़ेंगे, मुख्य रूप से हम वक्रोक्ति संप्रदाय पढ़ रहे हैं। तो कुंतक ने अपने जो पुस्तक है उसमें क्या विवेचन किया वक्रोक्ति का, और उनकी पुस्तक का नाम था वक्रोक्ति जीवितम। तो इसमें इस ग्रंथ के अंदर, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के अंदर कुंतक ने वक्रोक्ति का विवेचन किस प्रकार से किया, देख लेते हैं। आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति के स्वरूप और महत्व की विशद व्याख्या की है और इसे काव्य का प्राण तत्व स्वीकार करते हुए लिखा, वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति काव्य जीवितम अर्थात वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है। आदमी जब भी जिंदा रहेगा जब उसमें आत्मा है। ठीक है, वक्रोक्ति की परिभाषा करते हुए कहते हैं, वक्रोक्ति रेव वैदग्धे भंगी भणिति रुचेते, अर्थात वैगध्य पूर्ण उक्ति, मतलब ठीक है, विचित्र उक्ति ही वक्रोक्ति है। वैदग्ध्य का अर्थ है विलक्षणता। अब वैदग्ध्य एक अर्थ है, एक शब्द है, और वैदग्ध्य अर्थ का अर्थ है विलक्षणता। ठीक है, और विचित्र उक्ति मतलब एक विचित्र प्रकार का कथन जो विलक्षणता से भरा हुआ है, उसी को इसने क्या कहा, वक्रोक्ति का। और भंगी का, ये देखो यहाँ पर वक्रोक्ति का अर्थ तो आप समझ गए, और वैदग्ध्य का अर्थ होता है विलक्षणता, और भंगी का तात्पर्य है भंगिमा, और भणिति का अर्थ है कथन। ठीक है, इस प्रकार वक्रोक्ति का अर्थ हुआ कथन की वह भंगिमा जो विलक्षणता से युक्त हो। मतलब कथन की वह भंगिमा, कहते हैं ना भाव भंगिमा, इसके भाव भंगिमा देखो, इसके इशारे देखो किस प्रकार की बातें कर रहा है। ठीक है, ये भंगिमा, ठीक है, जो विलक्षणता से युक्त हो, उसे ही क्या माना इसने, वक्रोक्ति, और वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया। बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। कुंतक ने वक्रोक्ति के लिए काव्य में 3 बातों को आवश्यक माना है। कौन कौन सा, कह रहा कि काव्य, कुंतक ने वक्रोक्ति के लिए काव्य में 3 बातों को आवश्यक माना है। अगर काव्य में 3 बातें हैं तो वक्रोक्ति स्वाभाविक तौर पर आएगी ही आएगी। अगर ये 3 बातें नहीं है तो वक्रोक्ति पॉसिबल नहीं है। एक तो कवि कौशल होना चाहिए, अगर कवि के अंदर कौशल ही नहीं होगा तो वक्रोक्ति का प्रयोग कैसे करेगा। एक दूसरा, उस पंक्ति के अंदर, उस उक्ति के अंदर चमत्कार पैदा करने वाली कोई बात भी होनी चाहिए, और एक उक्ति मतलब कथन ऐसा होना चाहिए जिसमें चमत्कार भी हो, और कवि के अंदर ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए, ऐसा कौशल होना चाहिए जो अपने कथन के माध्यम से उस चमत्कार को उद्गार कर सके। ठीक है, समझ गए होंगे। कुंतक के वक्रोक्ति विवेचन में निम्न तथ्य उल्लेखनीय है। अब यहाँ पर सारांश बता दिया गया है कि वक्रोक्ति के बारे में कुंतक ने क्या कहा है, कौन कौन सी बातें उल्लेखनीय है। अगर आप शॉर्ट में अपने नोट्स बनाओ तो इन पॉइंट्स को जरूर लिख लेना, बाकी एक एक 2-2 लाइन आपको शॉर्ट में लिखते जाना है, क्योंकि एचपीएससी जो है जैसे कि पीजीटी की तर्ज पर अगर सब्जेक्टिव पेपर लेती है तो 15 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन 10 नंबर का ही, आपको सारी महाभारत नहीं उतारनी है। वक्रोक्ति एक कथन प्रणाली या प्रतिपादन पद्धति है। वह अलंकारीय न होकर अलंकार है, मतलब अलंकार से जो पैदा होता है वो अलंकारीय होता है। तो इसने क्या कहा कि वह अलंकारीय न होकर अलंकार है, किंतु इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे काव्यात्मा पद पर कुंतक ने प्रतिष्ठित किया। तो आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि वक्रोक्ति जो है
कुंतक के अनुसार अलंकार ये न होकर अलंकार है। जैसे कि हमने सबसे पहला वो पढ़ा था सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, तो उन्होंने क्या किया था, अलंकार में भामा ने अलंकार्य और अलंकार में कोई भेद नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर वक्रोक्ति में कुंतक ने क्या किया कि ये जो वक्रोक्ति है वो अलंकार्य न होकर अलंकार है, किंतु इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे काव्य पद पर कुंतक ने प्रतिष्ठित कर दिया, मतलब काव्यात्मा उसे स्वीकार कर लिया। नंबर 2, एक तो ये बात हुई कि कुंतक इसे काव्य की आत्मा मानते हैं। दूसरा कथन, प्रणाली से भिन्न कथन, प्रणाली वक्रोक्ति का आधारभूत तत्व है। मतलब इस पंक्ति को पढ़ना, प्रसिद्ध कथन प्रणाली से भिन्न कथन। अरे जो एक जैसा सब लिखते हैं, एक जैसा सब बोलते हैं, जो रूढ़ी चली आ रही है, जो प्रणाली, जो परंपरा चली आ रही है, उससे कोई भिन्न अगर कथन है तो वो वक्रोक्ति का आधारभूत तत्व है। लोक एवं शास्त्र से भिन्न कथन पद्धति ही वक्रोक्ति है। देखो इस लोक में है और जो शास्त्रों में है उससे भिन्न अगर कोई पद्धति है तो वही वक्रोक्ति है, तभी तो विलक्षण होगा। अगर लोक में है और शास्त्रों में है तो फिर उसे विलक्षण कह ही नहीं सकते हम। आई होप आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। काव्यगत चारुता, चमत्कार, वक्रता, विदग्धता, शोभा और विच्छित्ति का मूल आधार कुंतक वक्रोक्ति को मानते हैं। मतलब अगर काव्य में चारुता मतलब रमणीयता, सौंदर्यता है, अगर काव्य में चमत्कार है, वक्रता है, विदग्धता है, विलक्षणता है, शोभा है, विच्छत्ति है, तो इसका मतलब हुआ इन सभी के मूल में क्या है, वक्रोक्ति को मानते हैं। यह कवि कौशल पर निर्भर है। वही 4 बातों पर इनके पॉइंट्स हैं जो अभी हमने पढ़े थे। वक्रोक्ति शब्द क्रीड़ा या निकृष्ट काव्य कौतुक न होकर सहृदयों को आनंदित करने वाला कवि कौशल है। समझ गए होगे। वक्रोक्ति क्या है, शब्द क्रीड़ा है या निकृष्ट काव्य कौतुक न होकर, निकृष्ट काव्य कौतुक होता है कोलाहल न होकर, सहृदयों को आनंद करने वाला कवि कौशल है। मतलब इन्होंने कहा कि वक्रोक्ति शब्दों की एक ऐसी क्रीड़ा है जो सहृदय पाठक है उसको आनंदित करता है, करने वाला कवि की कौशलता है। इस बात पर कुंतक ने अत्यधिक बल दिया है। वक्रोक्ति के अब भेद देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो वक्रोक्ति के भेद आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आचार्य वामन ने क्या माना, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद किए, इसके अर्थ और परिभाषा क्या है, और ठीक है, और वक्रोक्ति का जो कुंतक है उन्होंने क्या महत्व बताई। ये जो 4 पॉइंट अभी हमने लिखे हैं तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे आप सारा ही समझा सकते हैं आसानी से। और अब वक्रोक्ति के भेद पढ़ लेते हैं। तो नाम से ही पढ़ना है हमें, कोई बहुत ज़्यादा विस्तार से इन पर चर्चा नहीं करनी है। वक्रोक्ति के भेद हैं, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। वर्ण विन्यास मतलब वर्णों का विन्यास, पद पूर्वार्ध, पद पूर्वार्ध आपको पता है किसी भी पद के 2 पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता। और पद मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताए थे कि पद और शब्द में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो शुरू से देखें तो ज़्यादा सही रहेंगे। वाक्य वक्रता मैंने आपको बताया था कि जब व्याकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले वर्णों के जब अच्छे से जब कोई समूह बनता है तो हमारा शब्द कहलाता है, ठीक है। और शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, सार्थक शब्दों का जो समूह होता है वो हमारा वाक्य कहलाता है। और जो शब्द होता है जब वाक्य से बाहर होता है तो वो शब्द कहलाता है, और वही शब्द जब वाक्य के अंदर प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है। तो अब आपको अच्छे से ये बातें क्लियर हो जाएंगी। वर्ण, इसने वही बात कही है, पहले वर्ण की बात कही है, फिर पद की बात कही, फिर वाक्य की बात कही है, और फिर पूरा प्रकरण वक्रता बन जाती है आपकी, ठीक है। और फिर प्रबंध वक्रता। तो ये 6 भेद यहाँ पर वक्रोक्ति के बताए हैं कुंतक ने। वक्रोक्ति सिद्धांत और अभिव्यंजनावाद, इसमें क्या ताल्लुकात है ये हम देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, शायद यहाँ पर अभी यूजीसी नेट में एक प्रश्न भी यहाँ से आया था कि किसके वक्रोक्ति को किसके समदृश्य माना है, तो ये शायद ऑप्शन में अभिव्यंजनावाद था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहा होगा। हाँ, यही पंक्ति बड़ी इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत का विलायती उत्थान बताया है। जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपने पढ़े होंगे ना, क्रौंचे का अभिव्यंजनावाद,
अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कुछ जो वाद है पाश्चात्य काव्य शास्त्र की वो मैंने डाल रखे हैं, और जो एक आधा रहता है वो मैं डाल दूंगी, क्योंकि ये भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में है और आप चाहते हैं कि मेरे पढ़ाने से पहले आप उसे पढ़े, तो इसी पूरी दम के साथ इतने ही अच्छे तल्लीनता के साथ मैंने वो भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ा रखे हैं। वो मैंने इसलिए पढ़ाए थे क्योंकि अधिकतर कैंडिडेट्स को ना, स्टूडेंट को ये थोड़ा टफ लगते हैं, तो मैंने बहुत ही, जब मेरे पास समय था मैंने आराम आराम से पढ़ाकर वीडियो डाली हैं। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में अभिव्यंजनावाद पर विचार करने का श्रेय इटली के विद्वान क्रोंचे को है। क्रोंचे की मान्यता है थी कि कला का संबंध स्वयं प्रकाश ज्ञान से है। मतलब इन्होंने, क्रोंचे ने क्या कहा था कि जो कला होती है उसका संबंध स्वयं प्रकाश ज्ञान से है। यदि हमारे अंदर प्रकाश है, हमारे अंदर ज्ञान है तो प्रकाश है, हमें खुद का ज्ञान होना चाहिए। जबकि कुंतक जो है शास्त्रीय ज्ञान को भी कला से संबंधित मानते हैं। क्रोंचे ने उक्ति की सहजता, उक्ति मतलब कथन, और स्वाभाविकता में काव्य का सौंदर्य माना है। ठीक है। और जबकि कुंतक क्या कहता है, क्रोंचे ने क्या कहा कि कोई भी उक्ति यानी कि कोई भी कथन जो हम सहजता से कह देते हैं और स्वभाव के अनुसार कह देते हैं, काव्य का उसे ही काव्य का सौंदर्य माना। इसी अभिव्यंजनावाद कहा जाता है क्रोंचे के उसमें। जबकि कुंतक ने क्या कहा कि वक्रता या विचित्रता को ही सौंदर्य का मूल आधार स्वीकार करते हैं। क्रोंचे ने मानसिक अभिव्यंजना को प्रमुख माना है तथा वाच्य अभिव्यक्ति उनके लिए गौण है। जबकि कुंतक ने वाच्य यानी कि शाब्दिक अभिव्यक्ति की ही चर्चा की है। कुंतक ने वाच्य शाब्दिक अभिव्यक्ति की ही चर्चा की है, वे क्रोंचे की तरह मानसिक अभिव्यक्ति की कल्पना नहीं करते। तो ये कुछ एक भेद था। कुछ भी हो, इतना तो कहा ही जा सकता है कि वक्रोक्ति सिद्धांत आचार्य कुंतक की अद्भुत प्रतिभा, व्यापक दृष्टि एवं व्यवस्थित चिंतन से अद्भुत एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि विलक्षणता से कही गई उक्ति ही क्या कहलाती है, वक्रोक्ति कहलाती है। अब वक्रोक्ति के बारे में क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद का विलायती उत्थान कहा, और ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। फिर हमने पढ़ा कि वक्रोक्ति के भेद बताए आपको, ये मैंने आसानी से बता दिया, वर्ण, पद, वाक्य, ठीक है, प्रकरण। उसके बाद ये 4 जो पॉइंट हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि कुंतक वक्रोक्ति का सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो जो कुंतक के द्वारा किए दिए गई उल्लेखनीय बातें हैं उनको हम नकार नहीं सकते। तो ये चारों पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद क्या पढ़ा हमने कि वक्रोक्ति के लिए कौन सी 3 बातों को आवश्यक माना है कुंतक ने, तो कवि कौशल, चमत्कार और उक्ति, इन बातों का आपको पता होना चाहिए। फिर कुंतक द्वारा वक्रोक्ति का विवेचन क्या किया गया, तो ये पंक्ति आपको जरूर याद करनी है, और इस पंक्ति का जो अर्थ यहाँ पर दिया गया है ये सारी बातें आपको पढ़ लेनी है, बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाई हैं। उसके बाद वक्रोक्ति को के कितने भेद किए गए ये आपको बताना है। और उसके बाद आचार्य दंडी ने काव्य को 2 भागों में विभक्त किया था, स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति। अब शायद आपको मैंने आसान कर दिया है, और वक्रोक्ति का इतिहास है, ये वक्रोक्ति का अर्थ है। तो सारी बातें, वक्रोक्ति का अर्थ, कुंतक का विश्लेषण, कुंतक के द्वारा बताई गई उल्लेखनीय बातें, फिर वक्रोक्ति के भेद, तो ये आपको, और अन्य जो विद्वान थे वक्रोक्ति के बारे में उनकी क्या राय है, ये सारा हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जमकर करें, अच्छे कमेंट्स करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊँ। धन्यवाद।